नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 21 अप्रैल 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक है। आइए स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं उन विषयों को जिन्हें इस क्लास में हम लोग आज संबोधित करेंगे। सबसे पहला विषय होगा लीडर्स क्लाइमेट समिट। इसके बाद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई, तत्पश्चात महामारी और शिक्षा क्षेत्र में सुधार, उसके बाद भारत चीन सीमा विवाद और फिर मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और इनके जो उत्तर होंगे उनके उत्तरों की संरचना को भी हम लोग देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं पहले समाचार को और इस समाचार को लिया गया है पेज संख्या 6 से। इसको हम लोग GS3 एनवायरमेंट के साथ में जोड़ सकते हैं। समाचार है अ लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेड चेंज। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो बैकग्राउंड है जरा उसको आप समझिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में लीडर्स क्लाइमेट समिट का आयोजन होना है और इसके माध्यम से विश्व के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जो प्रयास हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसे नेट जीरो के स्तर तक लाने का प्रयास किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आप लोग यहां पर नेट जीरो जो है इसकी अवधारणा को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। इसका बड़ा सामान्य सा अर्थ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है और जो उसका अवशोषण है उसके बीच में एक संतुलन को स्थापित करना। अब यहां पर जून 2020 तक कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने नेट जीरो के लक्ष्यों को अपनाया है और अगर हम भूटान की बात करें तो यह पहले से ही एक कार्बन नकारात्मक देश है। इसका मतलब यह है कि उत्सर्जन की तुलना में वहां पर अवशोषण अधिक है। आइए जरा कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं भारत के संदर्भ में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम भारत की बात करते हैं तो विकास एक बहुत बड़ी जरूरत है भारत की, या यूं कहें कि तात्कालिक आवश्यकता है। अच्छा, अगर हम इस बात की तरफ ध्यान देते हैं कि भारत के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या है, तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं तो वो तो कम है हमारे यहां पर, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश के अंदर में, तो अगर हम समग्र उत्सर्जन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या हमें देखने को मिलती है यहां पर। लेकिन हम यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि भारत लगातार जलवायु परिवर्तन को एड्रेस करने के लिए कई सारे प्रयास कर रहा है, कई सारी योजनाएं चला रहा है जिनके माध्यम से जलवायु परिवर्तन से लड़ा जा सके। जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं हम उनकी तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हम इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से विकास की जरूरत और ऊर्जा क्षेत्र इन दोनों का एक बड़ा गहरा संबंध है। तो भारत अगर अपने ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन से मुक्त कर दे या उसे कम भी कर ले जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। यहां पर लेखक के द्वारा हमारा ध्यान इसी तरफ खींचा गया है कि भारत के अंदर में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है बिजली क्षेत्र। लगभग 40% उत्सर्जन यहां पर हमें देखने को मिलता है। भारत अक्षय ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दे रहा है और इसको हम लोग 175 गीगावाट का जो लक्ष्य वर्तमान में लेकर चल रहे हैं इसे 2030 तक हम लोग 450 गीगावाट तक ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य कदम यहां पर उठाए जा सकते हैं वो कदम कौन से हो सकते हैं, जैसे कोयले के प्रयोग पर सीमाओं का आरोपण किया जाए। इसके अलावा कोयले के उत्पादन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पुनर्वास के लिए प्रयास किए जाए, उन्हें अन्य कौशल सिखाए जाए ताकि वो अन्य क्षेत्रों से जीविका का अर्जन कर सके। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग अपने देश में बात करें तो विद्युत वितरण के समय ऊर्जा का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और अगर इस प्रक्रिया में सुधार कर लिया जाए तो निश्चित रूप से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में निजी उद्यमों को प्रोत्साहन दे करके भी हम लोग यहां पर नवीकरणीय जो है स्रोतों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं अपने अगले समाचार को और हमारा अगला समाचार पेज संख्या 7 से है GS3
इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। समाचार है द लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द माविस्ट्स। अब देखिए जरा यहां पर विषय क्या है। दरअसल 3 अप्रैल को सुकमा के अंदर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे 22 जवानों की शहादत हुई, ये नक्सलियों के खिलाफ हमारी लंबी लड़ाई को दिखाता है। अब नक्सलवाद और माओवाद की जो विचारधारा है, थोड़ा सा इसका जरा परिचय लीजिए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के अंदर में ये एक बहुत महत्वपूर्ण खंड हो जाता है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं जरा इसको। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहां पर नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से दिखाई पड़ती है। दरअसल स्टूडेंट्स, एक ऐसा समय हमने देखा है जब प्रशासन की जो पहुंच है वो दूर दराज के क्षेत्रों में काफी सीमित थी, और ऐसे में इन क्षेत्रों में जो शक्तिशाली वर्ग थे, जैसे जमींदार वगैरह हो गए, तो वो छोटे किसानों पर कई प्रकार के उत्पीड़न करते थे, उनका शोषण करते थे। और ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी के कई सारे नेता सामने आए जो कि श्रमिकों और मजदूरों के हितों के लिए काम कर रहे थे। इनमें कुछ बड़े नाम हैं, जैसे चारू मजूमदार है, कानू सान्याल है, कनाई चटर्जी है, ये लोग हैं। अब धीरे धीरे इन्होंने इस उत्पीड़न का विरोध करना शुरू किया, लेकिन यहां पर इस बात को देखा गया कि इनकी जो विचारधारा थी वो चीन के नेता माओ की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित हुई, और इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि जो मौजूदा शासन व्यवस्था है वो खराब है और इसको हम अपने बल प्रयोग के जरिए, हथियारों के जरिए उखाड़ फेंकेंगे। और यहीं से लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एक संघर्ष का आरंभ किया जाता है इनके द्वारा। हाल ही में इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसे हम लोग कहते हैं शहरी नक्सलवाद। अब शहरी नक्सलवाद की बात करें तो शहरों के अंदर में ऐसे कई सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग देखने को मिलते हैं, अन्य संगठन देखने को मिलते हैं, जो सीधे तौर पर नक्सली या माओवादी गतिविधियों में शामिल नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वैचारिक स्तर पर, सहानुभूति के स्तर पर, आर्थिक रूप से समर्थन के स्तर पर ये नक्सलियों को समर्थन देते हुए दिखाई पड़ते हैं। और हाल के समय में भारत सरकार की कई सारी संस्थाओं ने शहरी नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, लेकिन असली समस्या हमें जड़ पर जाना होगा, जहां से नक्सलवाद और माओवाद की ये विचारधारा पनपती हुई दिखाई पड़ती है। और इस समस्या से निपटने के लिए 2013 में रोशनी नाम की एक विशेष पहल को आरंभ किया गया था, और इसके माध्यम से नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को रोजगार देने पर ध्यान दिया गया, प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया, ताकि युवा मुख्य धारा में शामिल हो सके और उन्हें भटका करके अन्य दिशा में ले जाया ना जा सके। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 8 सूत्रीय समाधान कार्य योजना को भी आगे बढ़ाया, जिसके माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर में विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया। जो हार्डकोर नक्सली हैं उनको जो है नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इस तरीके से जो है यहाँ पर भारत सरकार ने एक ऐसी संतुलित नीति का प्रयोग किया जहां पर लगभग यहां से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को एड्रेस किया जा सकता था। अच्छा, अब अगर हम भविष्य की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी समस्या हमें दिखाई पड़ती है वो है बुनियादी ढांचे का अभाव। अर्थात यहां पर सड़कों का एक अच्छा जाल होना चाहिए, इसके अतिरिक्त अच्छे स्कूल होने चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि यहां पर जो लोग हैं उन्हें ये ना महसूस हो कि प्रशासन उनका ध्यान नहीं रखता है, और अगर वे अपने भविष्य के लिए नए आयाम तलाशना चाहते हैं तो वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा प्रशिक्षित मानव संसाधनों पर हमें बल देना होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम संचार सुविधाओं से भी इन क्षेत्रों को जोड़ेंगे तो महामारी के समय में, जैसे कि वर्तमान में हम देख रहे हैं चीजों को, तो ऐसे दौर में भी यहां पर जो लोग होंगे वो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अन्य सेवाओं से जुड़ सकेंगे, और निश्चित रूप से उनका ये अनुभव कि वो पूरी दुनिया से अलग थलग हैं वो कम होगा। और ऐसे में जो अन्य अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं,
जो माओवादी विचारधारा के लोग हैं निश्चित रूप से वो हतोत्साहित होंगे। इसके साथ साथ में भारत सरकार को और सरकारों को 5वीं अनुसूची के प्रयोग के संदर्भ में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। दरअसल स्टूडेंट्स, हमारे जो आदिवासी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो वहां के जंगल, वहां पे जो अन्य चीजें हैं उन सब के मूलभूत रखवाले माने जाते हैं और उनका जो जीवन है वो इन्हीं क्षेत्रों पर निर्भर करता है। तो अगर यहाँ पर प्रशासन के अंदर में हम स्थानीय लोगों को, हमारे आदिवासियों को शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रभावशीलता है वो आगे बढ़ेगी और इसके साथ साथ हम भारत की बहुलतावादी संस्कृति की रक्षा करने में भी कामयाब हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है स्टूडेंट्स, पेज संख्या 7 से GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। अब देखिए, समाचार है द पेंडेमिक गिव एडमिनिस्ट्रेटर्स एन अपॉर्चुनिटी टू री-एग्जामिन द एजुकेशन सिस्टम बट नथिंग हैज चेंज्ड। दरअसल जब आपदा आती है तो उस आपदा का लोगों पर प्रभाव, दुष्प्रभाव कम से कम हो, इसके लिए हमें शांति के समय में और उस समय में जब कोई आपदा नहीं होती है गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। आप अगर इस समाचार को यहां पर देखें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि यहां पर जब महामारी आई पिछले वर्ष तो शिक्षा का क्षेत्र बहुत गंभीरता से प्रभावित हुआ, गहराई से उस पर असर पड़े। अब यहां पर एक तरफ हमें शिक्षक दिखे, दूसरी तरफ हमें विद्यार्थी दिखे और हमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अंदर में शिक्षा के स्तर में, शिक्षा की पहुंच में जो अंतर देखने को मिले वो निश्चित रूप से बड़े गंभीर रहे। लेखक यहां पर कहते हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं, जो राजनेता हैं, उन्होंने इस दिशा में बहुत कम ध्यान दिया। योजनाएं भले बनाई गई लेकिन जमीन पर लागू करने में कमी रह गई और ऐसे में अब जब हम महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं तो शिक्षा का जो हमारा क्षेत्र है वो गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जरा आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। यहां पर लेखक कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो शिक्षा जगत के अंदर में प्रबंधक हैं, वो इस बात को तो ध्यान दे रहे हैं कि शिक्षक किस प्रकार से काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि शिक्षक इस समय किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और खास तौर पर यहां पर बात आती है मानसिक स्वास्थ्य की, क्योंकि शिक्षक भी उसी समाज के अंदर में स्थित हैं जहां पर यह महामारी फैली हुई है। निश्चित रूप से उन पर भी इस महामारी का असर पड़ रहा होगा। तो यहां पर अगर शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता या शिक्षण कार्य के ऊपर में अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जो शिक्षा प्रणाली है उस पर असर तो पड़ेंगे। इसके साथ साथ में परीक्षा पद्धति में सुधार करने की आवश्यकता है। अभी तक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए जो परंपरागत तरीके रहे हैं अब उसमें सुधार और नवीन तरीकों की ओर जाने का वक्त आ चुका है। इसके अलावा लेखक यहां पर कहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में एक बहुत बड़ा अंतर है। ऑनलाइन क्लास के अंदर में जो एक गैप बनता है स्टूडेंट और टीचर के बीच का, वो गैप ऑफलाइन क्लास के अंदर में बहुत कम रहता है। इसके अलावा ऑफलाइन क्लास के अंदर में स्टूडेंट्स अपने अन्य साथियों के साथ में मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और ऐसे में जो उनके सीखने का जो स्तर होता है उसमें एक अच्छी वृद्धि देखने को मिलती है, जबकि ये कुछ कमियां हमें दिखाई पड़ती हैं ऑनलाइन सिस्टम के अंदर में। लेकिन अब समय की मांग है कि हम ऑनलाइन जो व्यवस्था है इसमें और सुधार करें, इसको और बेहतर बनाएं ताकि स्टूडेंट्स को जो एक कमी यहां पर देखने को मिल रही है वो कमी पूरी हो सके। इसके अलावा अब यहां पर स्टूडेंट्स पर ऑनलाइन शिक्षा का जो प्रभाव पड़ रहा है उसका भी एक आकलन किए जाने की आवश्यकता रहेगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां से लेखक कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में अक्सर ये देखा गया है कि वे सरकारी कदमों का इंतजार करते रहते हैं और फिर उसके बाद कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी कदमों का इंतजार किए बिना भी शिक्षण संस्थान, वहां के शिक्षक, वहां के विद्यार्थी, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। अगर हम इसको ऐसे कहें कि जो निर्णय की प्रक्रिया है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
अलग अलग संस्थाओं के संदर्भ में उनकी जरूरत के संदर्भ में निर्णय होने चाहिए। इसके अलावा यहां पर परीक्षा पद्धति के संदर्भ में एक विषय हमारे सामने आता है कि ओपन बुक परीक्षा की तरफ भी जाया जा सकता है। कम से कम ये तो मालूम चले कि विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं और उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 8 से। इसको हम लोग GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में जोड़ सकते हैं। और भारत के जो प्रतिनिधि हैं चीन के अंदर में, विक्रम मिश्री, उन्होंने यह बयान दिया है। बयान क्या है? बॉर्डर सिचुएशन कैन नॉट बी स्वेप्ट अंडर कारपेट। दरअसल स्टूडेंट्स, यहां पर एक बैठक का आयोजन हुआ भारतीय विश्व मामलों की परिषद और चीनी पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और जब इन दोनों की बैठक हुई तो यहां पर विक्रम मिश्री सर ने इस बात को उठाया कि भारत और बीजिंग निश्चित रूप से अगर शांति की राह पर आगे बढ़ेंगे तो दोनों के हित में है, लेकिन बीजिंग को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आर्थिक संबंधों को और सीमा पर शांति को अलग अलग किया नहीं जा सकता है। अगर भारत और चीन के मध्य सीमा पर शांति रहेगी तो निश्चित रूप से आर्थिक संबंध भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो बातचीत किसी भी स्तर पर हो, लेकिन वहां पर सभी विषयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है और जो भी मतभेद हैं, जो भारत की चिंताएं हैं, उनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। आइए स्टूडेंट्स, अगले विषय को देखते हैं। और अब यहां पर हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में माओवाद की समस्या और समाधान के उपायों पर चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंकों में आपको यह लिखना है। अभी मैं इसको पढ़ा करके आप लोगों को आ रहा हूं। अब सबसे पहले आप लोग यहां पर कीवर्ड्स को देख लीजिए। माओवाद की समस्या, समाधान और चर्चा, मतलब कि पूर्ण विश्लेषण आपको यहां पर करना है। अब उत्तर की संरचना की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोग माओवाद का परिचय, इसके बाद में भारत में किस प्रकार से माओवाद का विकास हुआ, कैसे भारत के अंदर में ग्रामीण क्षेत्रों में फिर शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद और माओवाद की विचारधारा आगे बढ़ी। इसके अतिरिक्त शहरी नक्सलवाद को आप लोग विशेष रूप से यहां पर बता देंगे। तत्पश्चात माओवाद की समस्या का निराकरण करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसकी बात की जाएगी। और निष्कर्ष में आप इस विषय पर विशेष ध्यान देंगे कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उनको गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाए, उनको मान्यता देने का प्रयास किया जाए, विशेष रूप से 5वीं अनुसूची के संदर्भ में। और इसके अतिरिक्त जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं कर रहे हैं उस भरोसे को जगाने का प्रयास किया जाए, लेकिन जो अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध निश्चित रूप से पुलिस कार्यवाही का सहारा लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न यहां पर होगा, लीडर्स क्लाइमेट समिट में भारत शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को अपनाने के लिए क्या उपाय पेश कर सकता है, चर्चा कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले यहां पर लीडर्स क्लाइमेट समिट का एक संक्षिप्त परिचय देना होगा। उसके बाद शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का जो विचार है, इस विचार के बारे में समझाना पड़ेगा, इसकी परिभाषा स्पष्ट करनी पड़ेगी, इस बात को बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, उनका जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है वो काफी ज्यादा है और ऐसे में जो उनका उत्तरदायित्व है वो अधिक होना चाहिए। और फिर हम तुलना कर देंगे इन सारी चीजों की भारत के साथ में कि भारत के अंदर तो जो उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैसेस का प्रति व्यक्ति के संदर्भ में बहुत कम है। हाँ, ये अलग बात है कि आबादी के लिहाज से देखें तो ये अधिक हो जाता है, लेकिन भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के संदर्भ में बहुत गंभीरता के साथ में प्रयास कर रहा है। भारत की तात्कालिक आवश्यकता विकास की आवश्यकता है और ऐसे में जलवायु परिवर्तन और विकास की आवश्यकता दोनों के मध्य में एक संतुलन स्थापित करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। अब निष्कर्ष की जब बात यहां पर आएगी तो आप लोग समतापूर्ण दायित्व के सिद्धांत को यहां पर लिखेंगे। अब समतापूर्ण दायित्व का सिद्धांत क्या कहता है? दरअसल स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका और जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं
औद्योगिक क्रांति के दौर में इन्होंने सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। और अगर हम कई सारे ऐसे देशों की बात करें जिनका आकार बहुत छोटा है, द्वीपीय देश हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो जवाबदेही है वो बहुत कम है और विकास ऐसे देशों की एक तात्कालिक आवश्यकता है। इसके अलावा छोटे देशों के पास धन का भी अभाव है, तकनीक का भी अभाव है। तो जो विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो विकासशील और अल्प विकसित देशों को धन के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से सहायता मुहैया करवाएं ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत आभार।